हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका की चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसमें विभिन्न समाज का निर्माण करके समाज सुधारकों ने समाज सुधार या धर्म सुधार के क्षेत्र में प्रयास किया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सभी जो समाज थे, सभी संगठन थे, ये सभी एक ही दिशा में काम कर रहे थे और इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक सुधार करना, धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां थीं, कुप्रथाएं थीं, उनको समाप्त करना और इसके साथ साथ भारत में राजनीतिक चेतना का संचार करना भी था। हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो काम किया उसके साथ साथ हम उसके जो अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, उनकी भी बात करेंगे। और सच पूछा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट दोनों एक दूसरे के पर्यवाची बन गए थे भारत में। तो हम इसके अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों की बात भी करेंगे, धर्म से संबंधित बातें भी करेंगे और साथ साथ भारत में चेतना जागृत करने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था। दरअसल थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो थियोसॉफी शब्द है, थियोसॉफी एक ग्रीक भाषा है, थियोसॉफी, जिसमें थियोस और सोफिया ये दो शब्द मिलकर बनते हैं। थियोस का अर्थ होता है गॉड, ईश्वर, और सोफिया का अर्थ होता है विजडम या ज्ञान। और इस तरह से जब हम दोनों को मिलाते हैं तो थियोसॉफी का अर्थ हुआ ईश्वरीय ज्ञान। संस्कृत में इसके लिए ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, ये बाहर से आया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय ज्ञान के बारे में चर्चा करना। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मिक आनंद क्या है, अंतर ज्ञान क्या है, इन सभी चीजों को समझना और इन सभी चीजों को व्यक्ति के अंदर विकसित करना, यही थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। इनके जो अनुयायी थे वो पुनर्जन्म और कर्म की बात भी करते थे। जैसा हम जानते हैं, जैसा कर्म करता है आदमी वैसे ही उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है, पूर्व जन्म के किए हुए कार्यों के आधार पर जन्म निर्धारित होता है, ये सारी बातें। और भारतीय जो धर्म दर्शन था जिसके अंतर्गत सांख्य दर्शन, उपनिषद, इनसे थियोसॉफिकल सोसाइटी को काफी प्रेरणा मिली थी। इनके अंदर लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करना, विश्व समुदाय में भ्रातृत्व भाव पैदा करना, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। स्थापना की बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना उसी वर्ष हुई जिस वर्ष भारत में
दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, यानी 1875 ईस्वी। दो लोगों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण थी। हेलेना पेट्रोना ब्लावत्स्की, जो एक रूसी महिला थी, और दूसरे व्यक्ति थे कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, जो एक अमेरिकन थे। इन लोगों ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई थी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को विकसित करना और लोगों में भ्रातृत्व भावना, विश्व समुदाय में भ्रातृत्व भावना का विस्तार करना था। अमेरिका में इन्होंने जो किया, अमेरिका में काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच भारत में दयानंद सरस्वती जो काम कर रहे थे। दयानंद सरस्वती ने 1879 में इन्हें आमंत्रित किया भारत आने के लिए। ब्लावत्स्की और ऑलकॉट दोनों दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आए और यहां 1879 से 1881 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज ने एक साथ मिलकर काम किया। उस समय भारत में एक बड़ी चुनौती था। भारत में जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था वो ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा था, और भारत में जो धर्म प्रचारक थे, जो भारतीय लोग थे, जो भारत को की धर्म और संस्कृति को बचाना चाहते थे, उनके मन में सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि कैसे भारतीयों को ईसाई धर्म के प्रभाव से रोका जाए और कैसे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार को कम किया जाए। इसी उद्देश्य से भारत में काम करते रहे। इसी बीच आगे चलकर के 1886 में मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर इन्होंने अपना एक केंद्र स्थापित कर लिया और यहां से वो लोग काम करने लगे। इसको अड्यार को केंद्र बनाकर इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो कार्य था वो काफी महत्वपूर्ण था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ये लोग काफी प्रभावित थे, यहाँ के दर्शन से काफी प्रभावित थे, लेकिन साथ साथ यहाँ धर्म के और जाति के क्षेत्र में जो बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, उस पर भी इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन खंडन मंडन के साथ इन्होंने भारत में प्रचलित रीति रिवाजों, कर्मकांड आदि परंपराओं में वैज्ञानिकता की खोज भी की, वैज्ञानिक तरीके से उनको प्रमाणित करने का प्रयास भी किया। हम जहां तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों की बात करें, उनके उद्देश्यों में भारत में जाति पात, रंग भेद, धार्मिक भेदभाव आदि की भावना को कमजोर करना था, विश्व बंधुत्व को बढ़ाना था, मानव मानव के बीच बंधुता की भावना को विकसित करना था, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार रखना था और सभी धर्मों के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों और मनुष्य के गुप्त शक्तियों को उजागर करना था। उनका मानना था कि प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक शक्ति है, उस शक्ति को समझना। ईश्वर की एकता की बात भी ये करते थे। ईश्वर एक है और वह परमात्मा है और आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है। ये बातें इन्होंने कही और इन्हीं सिद्धांतों को विकसित करने के लिए, इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत में अपना काम शुरू किया। 1907 तक ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। 1907 में उनकी मृत्यु के बाद
एनी बेसेंट अध्यक्ष नियुक्त हुई। और सच कहा जाए तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को विस्तार देने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का नाम ही मुख्य रूप से लिया जाता है। ब्लावत्स्की ने भी काम किया था 1907 तक, और उसके बाद उनके काम को श्रीमती एनी बेसेंट ने विस्तार दिया। हम थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में भी देख लें कि एनी बेसेंट कौन थी। एनी बेसेंट एक अंग्रेज महिला थी। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1847 में, एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनकी शादी एक पादरी से हो गई थी, लेकिन पति पत्नी में आपस में मतभेद हो गया था, इसलिए शादी या वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। अंततः इन्होंने पति का परित्याग कर दिया और 1889 में इन्होंने सोसाइटी यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1893 में वे भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी में ऑलकॉट के साथ काम करती रही। 1907 में ऑलकॉट के मृत्यु के बाद उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में जो भी किया उसके साथ श्रीमती एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट को हिंदू धर्म से विशेष लगाव था। भारत में हिंदुत्व की रक्षा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। भारतीयों को जागृत करना, उनके बीच धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, भारत की सभ्यता संस्कृति को रोकना, बचाना, और उनके पीछे वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करना, ये उनका लक्ष्य था या उद्देश्य था। एनी बेसेंट ने भारत में काम किया, उसमें धर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में हम बात करें। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद, यज्ञ, तीर्थ, कर्मफल, पुनर्जन्म, धार्मिक अनुष्ठान, हिंदू विश्वास और परंपराएं, कर्मकांड, इन सभी चीजों का उन्होंने समर्थन किया, और समर्थन के साथ साथ इन्होंने इन सभी चीजों को वैज्ञानिक विश्लेषण इन सभी चीजों का इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ऐसा करके उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति विश्वास जगाया जाए। वस्तु स्थिति यह थी कि ईसाई धर्म के आने के बाद, या और कहा जाए कि और पहले से, इस्लाम और ईसाइयत ने हिंदू धर्म पर जो आक्रमण किए थे, हिंदू धर्म का जो मखौल उड़ाते थे, हिंदू धर्म को गलत बताते थे, एनी बेसेंट उस भावना से भारतीयों को उबारना चाहती थी और फिर से अपने धर्म और संस्कृति में उनका विश्वास जगाना चाहती थी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत में काम भी किया। 1914 में उन्होंने एक भाषण के दौरान ये कहा था कि विश्व के अनेक देशों का 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मेरा यह निष्कर्ष है कि हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं है। यानी कि हिंदू धर्म को उन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया था। इस समय शिक्षित भारतीय लोगों की रुझान ईसाई धर्म की ओर हो गई थी। ईसाई धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण लगातार लोग करते जा रहे थे, और ऐसे समय में एनी बेसेंट ने भारतीयों को ईसाई धर्म की चकाचौंध से रोककर हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए वैज्ञानिक तरीके से इन सब चीजों को समझाया, हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता को समझाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी।
और खास करके एक विदेशी महिला के द्वारा हिंदू धर्म का गुणगान सुन करके भारतीयों को वास्तव में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव पैदा हो गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि हमारे धर्म के बारे में जो कहा जा रहा है, जो मखौल बनाया जा रहा है, जो मजाक बनाया जा रहा है, वो सही नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक बातें भी उनसे जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता अपने धर्म के प्रति उदासीन होने लगी थी। दूसरे धर्मों के द्वारा या दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा आलोचना किए जाने से वो किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। क्या किया जाना चाहिए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे समय में एनी बेसेंट ने भारतीयों में आत्मसम्मान और गौरव को पुनर्जागृत किया। सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने बाल विवाह, कन्यावध, कन्या मूल्य, लड़कियों की खरीद बिक्री, दहेज या वर मूल्य और समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना का विरोध किया। ये सब सामाजिक कुरीतियां थी और इन्होंने इन सब चीजों को गलत बताया। विधवा विवाह के बारे में भी उन्होंने समर्थन किया। विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। समाज के उत्थान के लिए उन्होंने महसूस किया कि लोगों को शिक्षा देना अनिवार्य है, शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए उन्होंने अनेक स्कूल, कॉलेज, छात्रावास खुल गए। बनारस में उनके द्वारा खोला हुआ सेंट्रल हिंदू स्कूल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कला संकाय का भवन है वो आज भी विद्यमान है। इनके द्वारा ही खोला गया था, जो बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दिया गया। एनी बेसेंट स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा पर भी बहुत जोर देती थी। स्त्रियों की स्वतंत्रता की वो पक्षधर थी और इसलिए स्त्रियों को शिक्षित करना चाहती थी। उसके लिए भी उन्होंने समाज में जागरूकता पैदा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना का अभाव है। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध शुरू हो गया था। इस विरोध में एनी बेसेंट ने भी अपने आप को जोड़ लिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को अलग नहीं रह सकी, क्योंकि भारतीयों से उन्हें लगाव था और भारतीयों में सभी प्रकार की जागरूकता लाना चाहती थी। इसलिए 1914 में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई और अपनी विचारधारा को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इन दोनों समाचार पत्रों का इन्होंने विधिवत प्रकाशन किया। यह भारत की स्वतंत्रता की समर्थक थी। भारत में स्वराज्य स्थापित करना इनका सपना था और इसीलिए 1916 में इन्होंने तिलक के साथ मिलकर भारत में स्वशासन की मांग की और इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया। भारत में इस कारण से इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी, राजनीति में इनका प्रभाव कायम हुआ और इसी प्रभाव को देखते हुए 1917 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यह उनकी लोकप्रियता का ही परिचायक था और इसी वर्ष 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। भारत में उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया, धर्म सुधार के लिए काम किया, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया, भारत में स्वशासन लाने के लिए काम किया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम किया और इन सभी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में भारतीयों का पथ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि करना तो भारतीयों को है, मेरा काम उन्हीं पथ प्रदर्शन करना है, मैं तो एक नगाड़ा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं तो एक नगाड़ा हूं, इसका अर्थ सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सके। एक महिला होते हुए भी उन्होंने भारत की महान सेवा की थी। जिस समय वो
भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ी थीं, उस समय इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या नगण्य थी। इसलिए इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में जन्म होने के बावजूद भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ये इतनी ज़्यादा प्रभावित थीं कि इन्होंने अपने आप को भारतीय संस्कृति में रंग लिया था। 20 सितंबर 1933 को अडयार में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक भारत जीवित है, एनी बेसेंट की सेवाएं भी जीवित रहेंगी। उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था। उनके पास भारत को देने के लिए जो कुछ भी था, उन्होंने भारत को समर्पित कर दिया था। और इस तरह से महात्मा गांधी ने भी ये माना कि एनी बेसेंट ने भारत की जो सेवा की थी, वो काफी महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।